अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पावर रिसोर्सेज में तमाम तर रीन्यूएबल रिसोर्सेज को कवर किया। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड एज अ पावर रिसोर्स इन पाकिस्तान। बेटा, नॉन रीन्यूएबल का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि बार बार इस्तेमाल ना हो पाए और एक बार के इस्तेमाल से वो खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास कोल आ गया, जिसमें हमारे पास ऑयल आ गया, जिसमें हमारे पास गैस आ गया। उसके अलावा अगर मैं और किसी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करूं तो हमारे पास यूरेनियम से पैदा होने वाली न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर पावर जो है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑयल, कोल, गैस एंड न्यूक्लियर। ठीक है जी, ये चार मेजर एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे आप लोगों से कवर कर ली। भाई, अब इनके बारे में हम डिटेल में देखते रहेंगे कि किस किस तरीके से सवाल आते रहे हैं, और फिर हम इंशाल्लाह एक एक पास पेपर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं बेटा कोल से। ठीक है। हमने कोल की कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़ी थी जब हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग पावर मिनरल रिसोर्सेज के चैप्टर को कवर कर रहे थे। हम लोगों ने कुछ क्वालिटीज ऑफ कोल के बारे में भी पढ़ा था। सर, कौन सी क्वालिटीज, कौन सी टाइप्स ऑफ कोल के बारे में पढ़ा था? बेटा, हमें मालूम है कि देर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ कोल। कोल की कितनी टाइप्स है? चार मेजर टाइप्स है। ठीक है जी। इसके बारे में पास्ट पेपर्स में सवाल आया है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, अभी दोबारा भी दिखा दूंगा। बेटा देखें, जैसे ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो बेटा जो हीट और कार्बन कंटेंट है वो बढ़ रहा है कोल का। और जैसे ही आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहे हैं तो आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना खराब कोल होगा, बेकार कोल होगा। लेकिन जितना ज्यादा हीट या कार्बन कंटेंट होगा उतना बेहतर कोल होगा। तो सबसे बेकार कोल है पीट, विच इज नॉट इवन अ कोल। ठीक है। इट्स इन द फॉर्मेशन स्टेज, ये इनिशियल स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन में है। फिर जब इस पे मजीद हीट और प्रेशर अप्लाई होगा तो इट कैन कन्वर्ट इनटू लिग्नाइट, विच इज ऑफ ब्राउन फॉर्म ऑफ कोल, विच इज नॉट द बेस्ट कोल। इट्स अ लो क्वालिटी कोल, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत हाई है और हीटिंग वैल्यू बहुत लो है। तो इट्स ऑल्सो अ लो क्वालिटी कोल। ठीक है। अब जब इस पे मजीद हीट और प्रेशर अप्लाई होता है तो इट टर्न्स इनटू बिटुमिनस, विच इज अ सॉफ्टर कोल कंपेयर टू एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के मुकाबले में कंपैरेटिवली सॉफ्ट कोल है। अब बिटुमिनस के अंदर भी दो टाइप्स आती है। या तो हमारे पास स्टीम कोल आ जाता है या कोकिंग कोल आ जाता है। बेटा, स्टीम कोल की अगर मैं बात करूं, इट इज सुपीरियर ब्लैक हार्ड कोल एंड इट बर्न्स रेडिली एंड गिव्स ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है जी। अगर कुकिंग कोल की मैं बात करूं तो इसको बर्न किया जाता है ताकि आप प्रोड्यूस कर सके कोक। ठीक है। या फिर एक ग्रेट हार्ड हार्ड जो है वो पोरस मटेरियल इसमें पैदा होता है, दैट इज यूज्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द आयरन डोन। तो बेसिकली कुकिंग ऑयल जो है वो कुकिंग कोल जो है वो आयरन को आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। इतना शॉर्ट में आप याद रख लें। अब बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सी है? बेस्ट क्वालिटी कोल है एंथ्रासाइट की। ठीक है जी। दैट इज द हार्डेस्ट कोल and at highest hydrocarbon content, it burns quietly and produces good amount of heat। ठीक है जी। तो ये चार डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ कोल हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। अब इसका सवाल किस तरीके से आया पेपर के अंदर वो भी देख लेते हैं बेटा। देखिए, उसने कहा नेम टू टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन पाकिस्तान एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट को मैंने डिस्क्राइब कर दिया उसके कैरेक्टरिस्टिक बाय इट्स बेस्ट क्वालिटी कोल, इट हैज हाईएस्ट हार्बर हाइड्रोकार्बन कंटेंट। इस तरीके से मैंने एक दो पॉइंट्स लिख दिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करते हुए। इसी तरीके से मैंने दूसरा लिख दिया लिग्नाइट। लिग्नाइट में मैंने लिख दिया कि भाई इट इज अ सॉफ्ट कोल, या it's a brown coal and it does not have a lot of heating value। तो इस तरीके से मैंने उसको डिस्क्राइब कर देना है। बेटा, अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो मेनली हमारे पास जो है
सब बिटुमिनस से लिग्नाइट कोल मिल रहा है। ठीक है, यानी कि बिटुमिनस भी पूरे तौर पे नहीं है, सब बिटुमिनस है और लिग्नाइट इसके दरमियान मेनली कोल मिल रहा है। हालांकि एंथ्रासाइट भी थोड़ा बहुत मिल जाता है या पीट भी है, लेकिन मेनली जो मिल रहा है वो सब बिटुमिनस टू लिग्नाइट मिल रहा है। और इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज लो क्वालिटी कोल। पास्ट पेपर्स में अक्सर सवाल आया हुआ है कि वाई पाकिस्तान कोल इज डिस्क्राइब्ड एज लो क्वालिटी कोल। तो भाई इसका रीजन क्या है? दीज टाइप्स ऑफ कोल बर्न क्विकली, जल्दी खत्म हो जाते हैं, एंड तभी कम हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो ऐश कंटेंट है वो ज्यादा होता है, कार्बन कंटेंट कम होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे टूट जाते हैं, डिटोरिएट्स व्हाइल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी। फिर बेटा पाकिस्तान में कोल इंपोर्ट भी करना पड़ता है। क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है भाई? पहली बात तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी कोल है नहीं। तभी बेटा जब हमें आयरन स्मेल्टिंग करनी होती है या हमें स्टील प्रोडक्शन करनी होती है तो फिर बेहतर क्वालिटी कोल को इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर पाकिस्तान में जो कोल है वो पुअर क्वालिटी क्यों है, आप वो रीजंस भी यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई पाकिस्तान का कोल इसलिए इस्तेमाल नहीं हो पाता बिकॉज इट हैज हाई हीट, हाई एश कंटेंट, लो हीट कंटेंट, लो कार्बन कंटेंट। तभी हमें बेहतर क्वालिटी कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कोयले की कानें जो है वो पतली पतली सी है, कंटोर्ड है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कोल है उसकी एक्सट्रैक्शन मुश्किल भी है, तभी हमें इंपोर्ट करना पड़ जाता है। अब देखिए बेटा मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने चारों सूबों के नाम लिखे हुए हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। अब इनकी लोकेशन पूछ रहा है कि भाई इधर कौन कौन सी लोकेशन पे कोल मिलता है। ठीक है जी। बेटा अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे कोयटा कोल फील्ड्स मौजूद है। अगर मैं सिंध की बात करूं तो सिंध पे दो जगह कोल मिल रहा है। एक तो बेटा हमारे पास बिल्कुल वो लोअर सिंध पे मिल रहा है कोल। ठीक है जी, लोअर सिंध पे मिल रहा है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो थर डेजर्ट है वहां पर भी कोल मिल रहा है। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के अंदर जो बेटा पोटवार प्लेटू का रीजन है वहां पर कोल मिल रहा है। और अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं बेटा तो मैं आप लोगों को ये सारी लोकेशन दिखा भी देता हूँ मैप से। ठीक है बेटा, सॉरी ये तो मैं वापसी वही कर। मैंने मिनरल रिसोर्सेज के चैप्टर के अंदर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सारे कोल्स की लोकेशन भी दिखाई थी। ठीक है, क्योंकि ये कोल जो है वो सिर्फ एक पावर रिसोर्स नहीं है बल्कि एक मिनरल रिसोर्स भी है। देखिए यहाँ पे पोटवार प्लेटू है पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मकरवाल रीजन है, बलूचिस्तान के अंदर कोयटा कोल फील्ड्स है, और सिंध के अंदर मैंने दो बताए, थर डेजर्ट और ये नीचे लोअर सिंध पे कोल मिल रहा है। ठीक है जी। तो बेटा लोअर सिंध का क्या, सॉरी, खैबर पख्तूनख्वा का हमने नहीं लिखा था, वो भी लिख देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मकरवाल रीजन है। ठीक है जी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन सी टाइप ऑफ कोल मिलती है। ठीक है जी, कौन सी टाइप ऑफ कोल मिलती है। ठीक है, तो बलूचिस्तान के अंदर कोकिंग कोल मिलता है, सिंध के अंदर लिग्नाइट मिलता है, पंजाब के अंदर सब बिटुमिनस और लिग्नाइट मिलता है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सब बिटुमिनस कोल मिलता है। तो ये डिटेल में हम लोगों ने सब पढ़ लिया कि कौन सी जगह कौन सी लोकेशन पे कौन से सूबे में कौन सी टाइप ऑफ कोल मिलता है। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है जी। बेटा अगर मैं कोल माइनिंग की बात करूं, कोल को एक्सट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है, माइन किस तरीके से किया जाता है, तो हमारे पास दो डिफरेंट तरीकों से कोल की माइनिंग होती है। या तो बेटा एक वर्टिकल शाफ्ट बनाई जाती है। ठीक है जी। या तो वैसे तो तीन तरीके हैं लेकिन यहाँ पे मैंने फिलहाल इस डायग्राम में दो की बात की हुई है। एक वर्टिकल शाफ्ट बनाई जाएगी, ठीक है जी, कोल तक पहुंचने के लिए, या फिर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट बनाई जाएगी। देखिए बेटा जब आप वर्टिकली कोल की माइनिंग करते हैं, ठीक है, तो इसको आप कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। क्या कहते हैं? शाफ्ट माइनिंग। ये जो वर्टिकल वाला है, ये जो बी है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? शाफ्ट माइनिंग। सॉरी, गलती गलती।
बेटा ये जो वर्टिकल वाला है, हम ए जो है, हाँ बिल्कुल सही है, इसको हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। ठीक है जी। और जो हमारे पास ए है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल टनल बनाई हुई है, इसको हम कहते हैं एडेड माइनिंग। क्या कहते हैं? एडेड माइनिंग। ठीक है जी। अब बेटा सर ये तो तब बनाएंगे जब कोल हमारे पास अंडरग्राउंड मौजूद है। अगर हमारे पास लेट सपोज सरफेस पे ही कोल मौजूद है और जब हम गए उसको हमने सामने ही पाया और एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ओपन कास्ट माइनिंग। क्या कहेंगे? ओपन कास्ट माइनिंग। तो ये तीन तरीके की एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बेटा, इससे भी रिलेटेड मैंने आप लोगों को सवाल करवाए थे जब मैं आपको मिनरल रिसोर्सेज का चैप्टर कवर करवा रहा था। ये डायग्राम पास्ट पेपर्स में आएंगे। ठीक है जी। उसने तीनों मेथड्स दे दिए, डैश डाल दिए। ओपन कास्ट के लिए भी डैश डाल दिया, शार्प माइनिंग के लिए भी डैश डाल दिया, और एडिट माइनिंग के लिए भी डैश डाल दिया। उसने कहा नेम द थ्री methods of coal extraction shown in the figure 3.1 in the space below। तो भाई हमने यहाँ पे स्पेस जो है ओपन कास्ट लिख दिया, यहाँ पे स्पेस थी शाफ्ट लिख दिया, यहाँ पे स्पेस थी एडिट माइनिंग लिख दिया। ठीक है जी। अब कोई इंसर्ट से रिलेटेड सवाल था, ये बी पार्ट इंसर्ट मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे मैंने उसके बारे में नहीं लिखा। ठीक है ना। ये जो दो सवाल है फिगर 3.2 वाले, इसका हम फिलहाल आंसर नहीं कर सकते, इंसर्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या था बेटा? कह रहा है डिफाइन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो हमें रिन्यूएबल रिसोर्स की भी डेफिनेशन मालूम है कि जो बार बार इस्तेमाल हो सके और डिप्लीट ना हो, एग्जॉस्ट ना हो। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन है? जो डिप्लीट हो जाए, सॉरी, हाँ, जो डिप्लीट हो जाए, जिनको दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर पाए। फिर बेटा मैंने एक और सवाल आपको दिखाया था कि शाफ्ट माइनिंग से रिलेटेड डिटेल में एग्जामिनर ने सवाल दिया हुआ है। कैसे सवाल दिया बेटा उसने? उसने जो है वो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दे दी, डायग्राम 3.1। ठीक है जी, 3.1 डायग्राम दे दी। पहले पार्ट में वो पूछ रहा है कंप्लीट द बॉक्सेस ऑन द फिगर 3.1 शोइंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, ये जो एक्स है बेसिकली ये कोयले की कानें दिखाई है, कोल सीम्स, जिधर तक हमें पहुंचना है, तो हमने ये मार्क कर दिया। अब बेटा इसमें एक बंदा केज में बैठ के जाता है, माइनर जो है वो केज में बैठ के जाता है, तो यहाँ पे मैंने डब्बे के ऊपर केज लिख दिया। और केज अटैच किससे? तार से। ठीक है, केबल वायर से अटैच्ड है। ये देखो, ये जो है ना, ये केबल वायर है, तो इधर मैंने केबल लिख दिया। और बेटा इसको कंट्रोल किससे किया जा रहा है? ये कहलाता है विंच, जो इसके कंट्रोलिंग पार्ट होता है ना, विंच। देखो बेटा विंच क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा है कि अक्सर फिशिंग रॉड में एक गोल सा वो लगा होता है जिससे रस्सी को ऊपर किया जा रहा है, नीचे किया जा रहा है। उसको पीछे बैकवर्ड घुमाए तो रस्सी ऊपर आती है, फॉरवर्ड घुमाए तो रस्सी नीचे जाती है। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को कहते हैं विंच। ठीक है ना, जिससे रस्सी कंट्रोल होती है ना, उस पर्टिकुलर पार्ट को कहते हैं विंच। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब बेटा वो क्या कह रहा है? स्टडी फिगर 3.1 एंड स्टेट द डेप्थ ऑफ द माइन एक्स। भाई देखिए, माइन एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर उसने आपको इसकी डेप्थ बताई हुई है। तो आप यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे और आप बता देंगे कि भाई माइन एक्स की ये डेप्थ है। ठीक है जी। अब यहाँ तक तो 100 हो गई थी, यहाँ पे 150 है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर इन दोनों में 50 यूनिट्स का डिफरेंस है, ठीक है जी, इन दोनों में 50 यूनिट्स का डिफरेंस है, 100 और 150 में, तो यहां तक होगा 125। क्या होगा? 125। और यहां पर देखिए, ये अगर मैं इधर से स्केल रख के बनाना चाहूँ, आप स्केल रख के बना सकते हैं। अब देखिए बेटा, यहां तक ऑलरेडी हो चुका था 125। ठीक है जी। अब आधा और है, यानी कि अगर ये टोटल 25 का डिफरेंस है, तो ये आधा कितना होगा? ये आधा होगा 12.5 का। ठीक है जी। तो बेटा 125 में आप 12.5 मजीद ऐड कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है बताओ मुझे? तो बेटा 137.5 मीटर्स। ठीक है, लेकिन मीटर लिखना जरूरी है। वैसे तो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एम खुद ही।
ठीक है जी। लेकिन अगर आपको ये मेंशन नहीं किया होता यूनिट, तो फिर आपने लाजमी यूनिट लिखना था, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते। अब वो कह रहे हैं भाई, ये जो 3.1 वाली डायग्राम हमने देखी, ये जो वर्टिकली टनल बनाया जा रहा था, ये कौन सी तरीके की माइनिंग है? आप लोग बताएं बेटा। ओपन कास्ट है, एडिट है, या शाफ्ट माइनिंग है? ओपन कास्ट है, एडिट है, या शाफ्ट है? जल्दी से बता दो। नहीं बेटा, वर्टिकल वाली मैंने आपसे कहा था शाफ्ट माइनिंग होती है, हॉरिजॉन्टल वाली एडिट होती है। ठीक है, तो दैट इज शाफ्ट माइनिंग। ठीक है ना, इसको सर्कल कर देना था। इस तरीके से कुछ सवाल कुछ आ रहे होते हैं बेटा। ठीक है जी, फिर इसकी इसी इसी सवाल का नेक्स्ट पार्ट था वो टाइप्स ऑफ कोल वाला, जो अभी हम लोगों ने कर लिया। बेटा यूजेस ऑफ कोल की बात करें, तो कोल जो है वैसे तो स्टील प्रोडक्शन में भी काम आ रहा है, थर्मल पावर में भी काम आ रहा है, और ब्रिक किल्न्स में भी काम आ रहा है। लेकिन क्योंकि फिलहाल हम ये अभी पावर रिसोर्सेज का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम फोकस किसके ऊपर कर रहे होंगे? थर्मल पावर्स पे। थर्मल पावर क्या होता है, चलो चल के देखते हैं भाई। अपने नोट्स के अंदर देखते हैं कि थर्मल पावर एक्चुअली होता क्या है। बेटा थर्मल पावर की मैं यहाँ पे आप लोगों से एक डायग्राम शेयर कर रहा हूँ। ये भी डायग्राम आई थी, ब्लैंक स्पेसेस थे और इनको फिल करना था। देखिए बेटा, थर्मल पावर का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस पानी को बॉईल किया जाता है, स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, और स्टीम के फ्लो से टरबाइन्स मूव करके बिजली को पैदा किया जा रहा होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो देखो बेटा, एक बॉयलर है जिसपे आग लगी हुई है। अब ये आग लगने के लिए आप कोयला भी डालते हैं, मेनली कोयला इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑयल या गैस भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब बॉयलर जो है वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ठीक है बेटा, कोल को फिलहाल यहाँ पे बर्न किया जा रहा है, और कोल के बर्न होने से पानी को गर्म किया जा रहा है। अब जब पानी गर्म होता है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या आती है, स्टीम प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। जब ये स्टीम प्रोड्यूस होती है तो अगले स्टेज पे टरबाइन लगा हुआ होता है। टरबाइन वो गोल गोल घूमता है। ठीक है। अब टरबाइन जो है इट इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर, सेम वे में एचईपी भी प्रोड्यूस हो रही है। आगे का प्रोसेस सेम है, देखो टरबाइन के आगे का प्रोसेस सबका सेम है। देखो, टरबाइन आगे कनेक्टेड है जनरेटर से, जनरेटर में बिजली पैदा हो रही है, और वो बिजली किधर जा रही है बेटा? वो बिजली जा रही है ट्रांसफॉर्मर्स में, विच कंट्रोल्स द वोल्टेज। ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं और फिर ट्रांसमिशन लाइंस पे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है सर। पानी का आगे क्या होता है? देखिए पानी जो है, अब स्टीम जो है वो आगे चली जाती है इधर, और बेटा वो रिजर्वायर्स में जाके जो है वो रुक जाती है। ये कूलिंग टावर, यहाँ से ठंडा पानी भेजा जा रहा है ताकि वो स्टीम जो है वो ठंडी हो जाए और पानी में कन्वर्ट हो जाए। अगर किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा से बता देता हूँ। बेटा देखें, बॉयलर के अंदर पानी को गर्म किया गया, पानी गर्म होकर स्टीम बन गया। स्टीम जब प्रेशर से, बहुत बड़ी अमाउंट में स्टीम जो है जब प्रेशर से मूव हुई, तो यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ था। वो टरबाइन घूमा, और उसके शाफ्ट जब घूमे बेटा, तो वो कनेक्टेड थे जनरेटर से। समझो जनरेटर की मोटर चलना शुरू हो गई। जनरेटर की मोटर चली तो बिजली पैदा होने शुरू हो गई, और वो बिजली को कंट्रोल करने के लिए आगे लगा हुआ था ट्रांसफॉर्मर, जिसने वोल्टेज को कंट्रोल करके ट्रांसमिशन लाइन से भेज दिया। अब देखो वो स्टीम आगे इधर निकल गई। हाँ, वो स्टीम, वो बेसिकली टरबाइन की जगह उसने खाली छोड़ी हुई थी ना, टरबाइन बनाई हुई नहीं है उसने, ताकि आप, मैं खुद से गैस करो कि यहाँ पे क्या आएगा। वो ब्लैंक स्पेसेस इसलिए दिए हुए, जहां जहां उसने आपसे आंसर लिखवाना था, जैसे कि टरबाइन पे या ट्रांसफॉर्मर पे, उधर उसने जगह खाली छोड़ दी थी, कुछ बनाया नहीं था। अदरवाइज तो एहसान हो जाता है ना बेटा, तभी उसने खुद कुछ बनाया नहीं। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे वार्म वाटर चला गया, यानी कि जो स्टीम थी वो यहाँ पे आ गई। अब कूलिंग टावर से ठंडा पानी भेजा गया ताकि स्टीम वापसी वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज हाउ थर्मल पावर इज जनरेटेड। बेटा थर्मल पावर का सवाल जो है वो डायग्राम की फॉर्म में भी आ चुका है, और एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में भी आ चुका है। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में आया था, तो उसने कोल नहीं, उसने रेदर ऑयल से रेफर किया कि भाई ऑयल को कैसे यूज कर सकते हैं थर्मल पावर स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। प्रोसेस वही होगा, बस आप कोल की जगह क्या लिख देंगे, ऑयल लिख देंगे, कि ऑयल इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड वाटर इज हीटेड। वाटर को हीट किया जाता है, जब वाटर हीट होता है तो इट टर्न्स इनटू स्टीम, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है।
स्टीम के मूवमेंट से, स्टीम के फ्लो से टरबाइन मूव होती है, और टरबाइन कनेक्टेड होती है जनरेटर से, जिससे जनरेटर में बिजली पैदा होती है। बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और इस तरीके से फिर आगे ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं और फिर ट्रांसमिशन लाइंस में ट्रांसफर कर देते हैं, जहां पर भी बिजली की जरूरत हो फिर वो वहां पे पहुंच जाती है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ थर्मल पावर स्टेशन। आई होप दैट्स क्लियर। बेटा लेकिन आप ये बात देखिए कि यहाँ पर या तो कोल बर्न हो रहा है, या ऑयल बर्न हो रहा है, या गैस बर्न हो रहा है। तो ये तीनों किसकी एग्जांपल्स हैं? फॉसिल फ्यूल्स की। अब आप मुझे बताएं बेटा कि ऑयल कोल गैस बर्न हो रहा है, तो इसके दो मेजर डिसएडवांटेज बता दे बेटा आप। दो मेजर डिसएडवांटेज बता दे ऑयल कोल और गैस के इस्तेमाल के। बेटा दूसरा मसला ये है, पहला मसला तो एयर पोल्यूशन बच्चों ने बता दिया। दूसरा मसला ये है कि दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये तीनों दोनों क्या है, ऑयल कोल या फिर गैस भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि खत्म हो जाएगी। अब देखिए बेटा, एक मैंने पॉइंट रिलेट कर दिया इन्वायरमेंट से, और दूसरा मैंने पॉइंट रिलेट कर दिया है खत्म हो जाने से, फ्यूचर से। ये फ्यूचर में मिलेगा नहीं। तो आप मुझे बताएं कि मैं ज्योग्राफी के कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एनवायरनमेंट वाली बात कर रहा हूँ, और दूसरे कह रहा हूँ कि फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही समझे आप। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी के अंदर अनसस्टेनेबल का मतलब ये है कि एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना हो, और दूसरा ये फ्यूचर में ना मिले, यानी कि खत्म हो जाए। ठीक है ना? तो अब देखिए बेटा, यहां पर उसने इसी से रिलेटेड सवाल बना दिया। कहता है, एक्सप्लेन वाई बर्निंग फॉसिल फ्यूल इन पावर स्टेशन इज अनसस्टेनेबल। कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल बर्न करना अनसस्टेनेबल क्यों है। तो पहला पॉइंट हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेट कर देते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग सस्टेनेबिलिटी के वो खत्म खत्म होने के, नॉन रिन्यूएबल होने के एस्पेक्ट से रिलेट कर देते हैं। भाई पहला पॉइंट हमने लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तभी हम इसको अनसस्टेनेबल कह रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये, तो ये इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे एंड कैन नॉट बी रिप्लेस, तो फ्यूचर जनरेशन इससे बेनिफिट नहीं कर पाएंगे, तभी हम इसको अनसस्टेनेबल कंसीडर करते हैं। आई होप दैट्स क्लियर। बेटा अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है ना? तो नेचुरल गैस बेटा, इसकी एक्सट्रैक्शन का जो सबसे मेन एरिया है, ये कौन सा है? हमें पता है, सुई है। ठीक है जी। उसके अलावा बेटा पोर्ट पर प्लेटू पे भी गैस फील्ड मौजूद है, लेकिन जो सबसे मेन रीजन, सॉरी मैंने गलत जगह मार्क कर दिया। ठीक है जी, सबसे जो मेन रीजन है वो सुई है। ठीक है ना? सुई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर भी कि सुई की एक्सट्रैक्शन का मैं एरिया आपको दिखा देता हूँ कि सुई कहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। तो ये गैस फील्ड है। यहाँ पर देखें, ए जो है उसका नाम पूछा हुआ था। तो बेसिकली कौन सी गैस फील्ड है? ए है, विच प्रोड्यूसेस मोस्ट नेचुरल गैस इन पाकिस्तान। सुई बेटा दुनिया की सेवेंथ लार्जेस्ट गैस फील्ड है। कौन सी? सेवेंथ लार्जेस्ट गैस फील्ड है। और बेटा इसको पाकिस्तान के 46% एरिया को गैस सप्लाई होती है सुई से। ठीक है जी, 46% ऑफ एरिया प्रोवाइड नेचुरल, रिसीव्स नेचुरल गैस थ्रू सुई। ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब बेटा नेक्स्ट सवाल क्या है? कह रहे हैं नेम द इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान दैट यूज नेचुरल गैस एज रॉ मटेरियल। कौन से प्रोडक्ट बनाने के अंदर नेचुरल गैस डलती है? तो फर्टिलाइजर्स में डलती है, सीमेंट्स में डलती है, केमिकल्स में डलती है। तो ये तीन इंडस्ट्रीज हैं जो कि नेचुरल गैस को एज फर्टिलाइजर इस्तेमाल करती हैं। अच्छा जी। आप देख सकते हैं कि बेटा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो इसमें नेचुरल गैस इस्तेमाल हो रही है। केमिकल इंडस्ट्री है, घरों में डोमेस्टिक यूज में नेचुरल गैस इस्तेमाल हो रही है खाना वाना बनाने के लिए। उसके अलावा पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए गैस इस्तेमाल हो रही है, जैसे मैंने आपको थर्मल पावर स्टेशन की भी एग्जांपल दी थी। उसके अलावा बेटा फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में भी गैस इस्तेमाल हो रही है एज रॉ मटेरियल। बेटा व्हाई इज नेचुरल गैस एन इंपॉर्टेंट फ्यूल? नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट फ्यूल क्यों है भाई?
पाकिस्तान के लिहाज से, बिकॉज ये रिमोट एरियाज में सिलेंडर्स की फॉर्म में भी पहुंच सकते हैं आराम से। ट्रांसपोर्ट करना आसान है कोल के मुकाबले में। और व्हीकल्स में, गाड़ियों में ऑयल की जगह ये डल सकते हैं। तो बेटा आपने देखा ना कि कुछ गाड़ियां गैस पे चल रही होती है, सीएनजी पे, तो उसने ऑयल की डिमांड को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है जी। उसके अलावा थर्मल पावर स्टेशन में इस्तेमाल हो रहा है। फिर अगर घरों पे इस्तेमाल की बात करें तो कोयले के मुकाबले में क्लीनर फॉर्म ऑफ हीट जनरेशन है। भाई अगर आप घर पे कोयले पे खाना बनाए तो आपकी सेहत कितनी खराब हो जाएगी, कितना धुआं उठेगा, लेकिन ये क्लीनर है। और इसने इंपोर्टेड फ्यूल्स लाइक ऑयल पे भी डिपेंडेंट कम कर दिया है। फिर आपको पता है पाकिस्तान में शॉर्टेज ऑफ कोल है, या ऑयल की भी शॉर्टेज है। तो नेचुरल गैस उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए काम आती है, दैट इज व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूल। नेक्स्ट पास्ट पेपर में सिमिलर सवाल आया है, व्हाई इज नेचुरल गैस यूज्ड इन होम्स एंड व्हाई इट इज अ चोजन फ्यूल। भाई इस्तेमाल किस लिए करते हैं, या तो हीटिंग के लिए करते हैं या कुकिंग के लिए करते हैं। ठीक है जी। और ये घरों में इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इसको चूज क्यों किया गया है, क्योंकि भाई सिटीज में अवेलेबल है थ्रू पाइपलाइंस। इट इज चीपर देन ऑयल और कोल एंड इट इज इजियर देन कलेक्टिंग फायरवुड। लकड़ियां जलाने से तो बहुत आसान है। फिर ये बल्कि भी नहीं है, इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, और कंपैरेटिवली क्लीनर है ऑयल या कोल के मुकाबले में। तभी हम लोग जो है वो इसको बेहतर समझते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं घरों में। बेटा नेक्स्ट हमारे पास अब टॉपिक आ गया ऑयल से रिलेटेड। देखिए ऑयल जो है वो आपको पता है पाकिस्तान की मेन इंपोर्ट है। तो जरा ऑयल को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो जान रहे क्रूड ऑयल क्या होता है। भाई क्रूड ऑयल अपनी रॉ फॉर्म में होता है, अपने नेचुरल फॉर्म में होता है, यानी कि अनरिफाइंड, रिफाइन होने से पहले जो उसकी फॉर्म है उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। जमीन से तेल निकला वो क्रूड ऑयल है। ठीक है ना। फिर जब बेटा उसको आप क्या कर देते हैं, रिफाइन कर देते हैं, यानी कि आप उसको केमिकल प्रोसेस से गुजारने के बाद उसको क्लीन कर देते हैं, तो फिर वो बन जाता है एक रिफाइंड ऑयल। अच्छा जी। अब यहाँ पर आगे कुछ लफ्ज आ रहे होंगे कोल के ऑयल की एक्सट्रैक्शन में, पोरस और नॉन पोरस रॉक्स की। तो उनकी टर्म्स भी पहले ही डिफाइन कर देता हूँ। बेटा नॉन पोरस वो रॉक्स होते हैं जिनके अंदर से लिक्विड पास ना हो सके, और पोरस वो रॉक्स होते हैं जिनके अंदर से गैस या लिक्विड पास हो सके, यानी कि उनके अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है जी, और से कुछ पास हो सकता है। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल की एक डायग्राम आ गई। देखिए बेटा इसको हम कहते हैं ऑयल ट्रैप। क्या कहते हैं, इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, ऑयल ट्रैप। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेयर ऑयल की है, फिर ऊपर एक गैस की लेयर है, और यहाँ पर एक नॉन पोरस रॉक्स की लेयर है, नीचे भी एक नॉन पोरस रॉक्स की लेयर है। देखिए बेटा लेयर्स किस तरीके से बनी हुई है कि जो डॉटेड है ये पोरस रॉक्स की लेयर है। ठीक है जी, पोरस रॉक्स की लेयर है। इधर भी ये समझे कि सेम चीज है, ये भी पोरस रॉक्स की लेयर है। फिर ये जो लाइन एरिया है ये नॉन पोरस रॉक्स है, यानी कि इनसे ना लिक्विड पास हो सकता है ना गैस पास हो सकती है। और बीच में ऑयल और कोल फंसे, सॉरी ऑयल और गैस फंसे हुए, ट्रैप हुए हुए। तभी हम कहते हैं इसको एक ऑयल ट्रैप। भाई इसको ऑयल ट्रैप क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑयल इज ट्रैप्ड between two layers of नॉन पोरस रॉक्स। नॉन पोरस रॉक्स जिनमें से ऑयल या गैस पास नहीं हो सकती, उन दो लेयर्स के दरमियान क्या हुआ हुआ है, ऑयल ट्रैप हुआ हुआ है, तभी हम इसको ऑयल ट्रैप कहते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ट्रैप। इस ट्रैप से ऑयल एक्सट्रैक्ट कैसे होता है। तो बेटा यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखा दिया आपको। इसको कहते हैं ऑयल रिग, या फिर हम कहते हैं डायरेक्ट। क्या कहते हैं इस वाले पार्ट को, जो ट्रायंगल सा लंबा सा है, ये क्या है, ये डायरेक्ट भी कहलाता है और ऑयल रिग भी कहलाता है। ठीक है जी। जहां पे भी आपको एक्सप्लोर हो गया कि भाई यहाँ पे जमीन के अंदर ऑयल है, तो वहां पे डायरेक्ट प्लेस किया जाता है। ठीक है जी। डायरेक्ट जो है बेटा, इसके जो एंड है इस पे लगे हुए होते हैं डायमंड्स, बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। ठीक है। तो डायमंड्स ड्रिलिंग के लिए काम आते हैं, जमीन को ड्रिल करने के काम आते हैं। तो बेटा जहां पे ड्रिल करते हैं
फिर वहां पे आप पाइप्स डाल देते हैं। ठीक है जी, क्या डाल देते हैं? पाइप्स डाल देते हैं। अब जो पाइप्स हैं बेटा, ये देखो यहाँ पे मैंने पाइप लिखा भी है। ठीक है, पाइप से आप मोटर के थ्रू ऑयल को पंप करते हो। पंप करते हैं, ऑयल गरम गरम जमीन से ऑयल निकलता है, तो उसको क्या कर देते हैं, फिर मड वाटर के साथ यानी ये कीचड़ के साथ मिक्स कर दिया जाता है ऑयल को। फिर जब आपकी ऑयल की जो एक्सट्रैक्शन है वो पूरी हो जाए, तो आप जो वॉल्व होते हैं उसको बंद करके पाइप से क्लोज कर देते हैं। और फिर ऑयल जो है अभी, क्योंकि वो क्रूड ऑयल निकला है, वो काला काला सा तेल निकला है, तो उसको ऑयल रिफाइनरी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और ऑयल रिफाइनरी में ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको फाइनल यूज के लिए तैयार कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि भाई डायरेक्ट डायरेक्ट लगाई जाती है, फिर ड्रिलिंग की जाती है। ठीक है जी, ड्रिलिंग के लिए डायमंड्स का इस्तेमाल होता है। फिर जब गरम गरम ऑयल निकालता है तो उसको कूल करने के लिए मड वाटर के मिक्सचर के साथ कीचड़ में डाल दिया जाता है। जब ऑयल रिलीज कर दिया जाता है, यानी कि जब ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर बेटा आप क्या करते हैं, वॉल्व्स को बंद कर देते हैं ताकि पाइपलाइन को कंट्रोल कर सके। डायरेक्ट को रिमूव कर देते हैं और ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं आप किधर, ऑयल रिफाइनरी की तरफ। तो जरा इसके पॉइंट्स अपने उसमें भी लिख लेते हैं, नोट्स के अंदर भी लिख लेते हैं। भाई, हाउ इज ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ट्रैप? सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि एक डायरेक्ट को प्लेस किया जाता है। डायरेक्ट को दूसरे लफ्जों में बेटा हम लोग ऑयल रिग भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ऑयल रिग इज प्लेस्ड। उसके बाद आप क्या करते हैं बेटा, ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ड्रिलिंग की किस चीज की मदद से करते हैं? डायमंड्स के यूज से। ठीक है जी, डायमंड्स लगे हुए होते हैं एट एंड ऑफ डायरेक्ट। डायरेक्ट के एंड पे आपके पास लगे हुए होते हैं डायमंड्स। क्यों भाई? डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो ड्रिलिंग आसान हो जाती है। वंस ड्रिल्ड, फिर आप क्या करते हैं बेटा, पाइप्स आर इंसर्टेड। ठीक है जी, पाइप्स इंसर्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, ऑयल को पंप कर लेते हैं। ऑयल इज पंप्ड। ऑयल को पंप करने के बाद आप क्या करते हैं, वॉल्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, और जो गरम गरम ऑयल निकला होता है उसको आप कूल करते हैं विद मड एंड वाटर मिक्सचर। कीचड़ के साथ जो है वो आप इसको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। और फिर इसको सेंड कर देते हैं टू रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज में भेज देते हैं ताकि ये रिफाइंड हो जाए। और उसके बाद आप क्या कर देते हैं, जो डायरेक्ट है इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये पूरा प्रोसेस है ऑयल की एक्सट्रैक्शन का विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट। कभी कभी डायग्राम आती है और कभी कभी सिर्फ ऐसे सवाल वर्ड्स में पूछ लेता है। आई होप दैट्स क्लियर। बेटा, यहाँ पर पाकिस्तान में कई ऑयल रिफाइनरीज बनी हुई हैं। तो देखो भाई, ऑयल रिफाइनरी के बारे में सवाल किस तरीके से आ गया, उसने ऑयल रिफाइनरीज और पाइपलाइंस की लोकेशन दे दी। ठीक है जी, अब कहीं कहीं पे वाइट पाइपलाइन है। अगर आप देखें तो ये की को देखें तो ये वाइट पाइपलाइन यहां से आता है। सर, व्हाट इज वाइट ऑयल पाइपलाइन? क्या ये पाइपलाइन सफेद कलर की है या इस पे सर सफेद कलर का तेल जाता है, इसका क्या मतलब है? आप बता सकते हैं वाइट से क्या रहता है? भाई अब्दुल रहमान ने हमें बताया कि सर वाइट ऑयल से मतलब क्लीन ऑयल हो सकता है, यानी कि रिफाइंड ऑयल। तो बेटा यहाँ से कराची से लेके मुल्तान की तरफ एक पाइपलाइन जा रही है जिसको हमने कहा वाइट पाइपलाइन। ये यानी कि रिफाइंड ऑयल कैरी कर रही है। ठीक है, उसके अलावा एक एग्जिस्टिंग पाइपलाइन भी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पाइपलाइंस दिखाई हुई है। फिर बेटा उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ऑयल रिफाइनरीज जहां पे है वहां पे आर आर लिखा हुआ है। एक यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है सिंध के अंदर, फिर ये पंजाब के अंदर ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है जी, महमूद कोट जगह नाम है इसका, इधर है। ठीक है ना, मुल्तान के बहुत पास है महमूद कोट, वहां पे बनी हुई है। और उसके अलावा बेटा यहाँ पर पोर्टवार प्लेटो पे अटक पे ऑयल रिफाइनरी बनी हुई है। तो यहाँ पे तीन मेजर ऑयल रिफाइनरीज की यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पता चल गई। अब देखिए बेटा वो क्या कह रहा है,
नेम टू ऑयल रिफाइनरीज वेयर इंपोर्टेड ऑयल इज प्रोसेस्ड। तो आपने नेम लिखना होगा यहाँ पे, चाहे आप इस वाली ऑयल रिफाइनरी का नाम लिखें या इस वाली ऑयल रिफाइनरी या अटक ऑयल रिफाइनरी का नाम लिखें। फिर वो क्या कह रहा है, लोकेट एन ऑयल रिफाइनरी नियर द कोस्ट। भाई ये वाली ऑयल रिफाइनरी का नाम लिखो जो ये कराची में बनी हुई है, एंड गिव रीजन व्हाई इट इज देयर, कि ये बिल्कुल कोस्टल एरिया पे बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी। इसी तरीके से एक और सवाल आया है, नेम टू ऑयल रिफाइनरीज इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड गिव रीजंस व्हाई इट इज देयर। तो देखिए यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी की लोकेशन, उसके नाम और उसके रीजंस आपको पता होने चाहिए। तो जरा चलो पढ़ते हैं इनको। देखिए बेटा, जो बिल्कुल कोस्टल एरिया पे बनी हुई थी दैट इज कॉल्ड नेशनल ऑयल रिफाइनरी। ये जो बिल्कुल कोस्ट पे बनी हुई है कराची के, दैट इज कॉल्ड नेशनल ऑयल रिफाइनरी। और रीजन क्या है इसको यहाँ पे बनाने का, भाई इंपोर्टेड ऑयल आता है ना सी ट्रेड के थ्रू, तो इंपोर्ट पे आएगा, तभी बिल्कुल वहीं पे ऑयल रिफाइनरी बनाई हुई है। उसके अलावा कराची में ऑयल की जरूरत बहुत ज्यादा है, कराची सबसे बड़ा शहर और सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है, लिहाजा यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी जरूरी था। उसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया पोर्ट वार प्लेटू पे नॉर्दर्न पंजाब में ऑयल रिफाइनरी बनी हुई है अटक पे, क्योंकि बेटा वहां पे ऑयल फील्ड भी मौजूद है, वहां से तेल निकल रहा है। अटक पे, पोर्ट पर प्लेटू पे अटक जगह है, वहां पर ऑयल फील्ड भी मौजूद है, तेल निकल भी रहा है, तभी वहां पे ऑयल रिफाइनरी भी बनाई हुई है। और लास्टली मैंने आपको बताया था वो मुल्तान के पास बिल्कुल पंजाब में महमूद कोट ऑयल रिफाइनरी बनी हुई है, महमूद कोट शहर में। क्यों? क्योंकि भाई मुल्तान जैसे बड़े शहरों पे डिमांड है, ठीक है, और पाइपलाइन ऑलरेडी डली हुई थी कराची से यहाँ तक, तो तभी यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी बनाई गई है। तीनों की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखा दी बेटा, और तीनों की लोकेशन और उसके रीजंस भी आप लोगों को दिखा दिए। आई होप दैट्स क्लियर। अब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल की बात करेंगे। बेटा पास्ट पेपर्स में सवाल किस तरीके से आया, उसने कहा स्टेट टू वेज इन विच रिफाइंड ऑयल कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन पाकिस्तान एंड गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज। तो भाई एक तरीकाकार है रेलवे, रेलवे के थ्रू आप ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो रेलवे जो है वो पाइपलाइंस के मुकाबले में ज्यादा जगह जा सकती है और ज्यादा प्रोडक्ट्स कैरी कर सकती है। पाइपलाइन में तो एक प्रोडक्ट ही कैरी हो सकता है, या तो रिफाइंड ऑयल कर लिया या क्रूड ऑयल कर लिया। अब क्रूड ऑयल के साथ आप रिफाइंड ऑयल मिला नहीं सकते, लेकिन इसके डिफरेंट जो खाने हैं उसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक टाइम पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटा कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज है, एक्सपेंसिव पड़ेगा और एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा है। याद रखिएगा एक्सप्लोजन नहीं लिखना, एक्सप्लोजन मार्क्स स्कीम में मना किया था, बोले एक्सीडेंट्स के चांसेस है। ठीक है जी, तो रेलवे के ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है। दूसरा बेटा हमारे पास जो तरीकेकार है वो टैंकर या लॉरीज है, ये कहीं पे भी जा सकती है, रोड ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे भी एक जगह लिमिटेड है ना स्टेशन टू स्टेशन, लेकिन ये तो कहीं पे भी जा सकती है और ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैरी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। और यहाँ पे भी एक्सीडेंट्स और इवन चोरी का भी खतरा होता है, रोड से जब टैंकर गुजर रहे थे ना, ऑयल टैंकर पाकिस्तान में अक्सर चोरी हो जाते हैं। अगर पाइपलाइंस की बात करें तो बेटा पाइपलाइंस पे कोई लिमिट नहीं है, लार्ज क्वांटिटीज को आप ट्रांसपोर्ट करो चीपेस्ट फॉर्म में, एक दफा इंस्टॉल कर ले उसके बाद कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ बड़े बड़े सेंटर्स को ही पाइपलाइन से कनेक्ट किया जा सकता है, और लीकेज का भी प्रॉब्लम है और चोरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और मेंटेनेंस का भी, कहीं कहीं बीच में से टूट जाए पाइपलाइन लीक होती रहे। उसके अलावा बेटा सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट को एक टाइम पे कैरी कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैरी नहीं किया जा सकता। अब देखिए पास्ट पेपर्स में एक और सवाल आया था। पास्ट पेपर्स में सवाल किस तरीके से आया, उसने कहा पार्को, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी जो है वो पाकिस्तान में जो है इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है, और इसने 2002 के अंदर एक वाइट ऑयल पाइपलाइन बनाई कराची से नॉर्थ तक की। जो ये वाइट ऑयल पाइपलाइन दिखाई गई थी ना, ये इसने पार्को ने बनाई है, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी कंपनी ने। बेटा कह रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइट पाइपलाइन एंड अदर पाइपलाइंस टू द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जब ये पहली बार सवाल आया ना, आई गेस ये 2014 में सवाल आया था पहली बार, तो उस टाइम पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए, बोले व्हाइट पाइपलाइन की तो इंपॉर्टेंस पड़ी नहीं। अगर आपको व्हाइट पाइपलाइन की नहीं पता तो इसने अदर पाइपलाइंस का भी तो ऑप्शन दिया है, तो जनरल जो एडवांटेजेस है पाइपलाइन के बस वो लिख देने थे आपने, कि भाई अगर पाइपलाइंस चली हुई होंगी तो रेल और रोड ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंपैरेटिवली चीपर है टैंकर या रेलवे के मुकाबले में और फास्टर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है,
कंपेयर टू टैंकर, तभी इंक्रीजिंग डिमांड को मीट कर पाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को बूस्ट कर पाएंगे। तो इसकी मार्किंग स्कीम में सारे जनरल पॉइंट्स ही थे, कोई ऐसा व्हाइट ऑयल पाइपलाइन से रिलेट करके उसने नहीं पूछा हुआ था। आई होप दैट्स क्लियर। बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ ऑयल। ऑयल किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है। देखिए बेटा, ऑयल के अगर यूजेस की मैं बात करूं तो चार मेजर तरीके के यूजेस हैं। एक तो बेटा पावर जनरेशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया और हीट, दोनों ही पावर है। उसके अलावा लुब्रिकेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके अलावा फ्यूल, फ्यूल में अब डीजल भी है और पेट्रोल भी है। उसके अलावा ऑयल के जो बनाते हुए बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं बेटा, वो पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स या डिटर्जेंट्स बनाने के काम आते हैं। अब ये डायग्राम मैंने आपको क्यों समझाई है, इसके सवाल किस तरीके से आएगा। इसमें एग्जामिनर कोई भी खाना आपको ब्लैंक दे सकता है। लेट सपोज पावर लिख दिया और ये दोनों ब्लैंक छोड़ दिए। अब आपने बताना है कौन कौन से पावर जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग जनरेशन। या कभी उसने क्या किया, लुब्रिकेंट वाला खाना ही खाली छोड़ दिया, कह रहा है कि भाई आप बताओ इसका यूज। तो बेटा ये आपको याद होने चाहिए कौन कौन से यूजेस हैं पाकिस्तान में ऑयल के। ठीक है जी। तो ये समझे कि हमने मेनली सारे सवालात कर लिए ऑयल से रिलेटेड भी।